हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर है जिसका नाम है परिवहन तथा संचार, इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सका है मैंने आपको आसानी से समझाने की कोशिश की है इस चैप्टर को, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बच्चों हमारा परिवहन। आखिर परिवहन का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, व्यक्ति और वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब स्थानांतरण होता है तो यही प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। और परिवहन की अगर बात की जाए तो परिवहन के 3 साधन होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। बच्चों, अगर स्थल परिवहन की बात की जाए तो स्थल परिवहन के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे स्थल पे भी तो क्या होता है? सड़क होता है, रेलवे होती है और पाइपलाइन होता है। तो इनके माध्यम से होने वाले परिवहन को हम स्थल परिवहन कहते हैं। और बच्चों, दूसरा आता है हमारा जल परिवहन। जल परिवहन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है बच्चों सागरीय परिवहन और एक होता है महासागरीय। ठीक है, या आप कह सकते हैं दोनों एक ही है। और दूसरा होता है बच्चों अंतःस्थलीय। सागरीय और महासागरीय तो आप जानते हो, जहां विभिन्न जहाजों के द्वारा क्या होता है बच्चों? परिवहन किया जाता है। यह सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है। अंतःस्थलीय का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे नदियां हो गई, तो नदियों के माध्यम से तो परिवहन होता है, तो नदियों के माध्यम से होने वाले परिवहन को अंतःस्थलीय परिवहन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वायु परिवहन। तो वायु परिवहन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय परिवहन और दूसरा होता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। अब राष्ट्रीय परिवहन होता क्या है? तो जब 2 देशों के बीच जब 2 राज्यों के बीच अगर परिवहन होता है तो उसे हम राष्ट्रीय परिवहन कहते हैं। वहीं अगर 2 देशों के बीच क्या होता है बच्चों? व्यक्ति एवं वस्तुओं का स्थानांतरण होता है तो उसे हम आपका अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कहते हैं। अब आगे बात करते हैं इनके बारे में, हम आगे डीप बात करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों परिवहन जाल होता क्या है। तो परिवहन जाल का बच्चों मतलब क्या होता है? अनेक स्थानों पर क्या होता है, जो मार्ग होते हैं जब आकर एक स्थान पर मिल जाते हैं तो ये अनेक मार्गों को जोड़ने वाली अलग अलग जो सड़कें होती हैं, इसी को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? परिवहन जाल कहते हैं। अगर बात की जाए भारत में अन्य सड़क भी होती है, तो अन्य सड़कों को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। ठीक है, जैसे पहला आता है आपका सीमावर्ती सड़कें और दूसरी आती है आपका अंतर्राष्ट्रीय सड़कें। आइए इनके बारे में बात करते हैं। पहला होता है बच्चों सीमावर्ती सड़कें। अगर बात की जाए इसकी डेफिनेशन अगर प्रॉपर भी बोली जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई जाने वाली सड़कों को हम सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई जाती है उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय सड़क या सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। तो बच्चों, और इसके साथ साथ देश की उत्तरी सीमा के सटे हुए जो राज्य होते हैं ना, उनके आर्थिक विकास या रक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये सड़कों का विकास किया गया है। सीमावर्ती सड़कों का अगर बात की जाए विकास जो है या रखरखाव निर्माण जो है वो बीआरओ करता है। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण की बात की जाए तो चंडीगढ़ से मनाली होते हुए लेह तक औसतन कितना है बच्चों? 4270 मीटर वाली सड़कों का अभी निर्माण किया है बीआरओ ने। तो ये होती है बच्चों सीमावर्ती सड़कों की विशेषताएं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों की। अब पड़ोसी राष्ट्रों क्या होता है बच्चों? हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से क्या होता है या देशों से मित्रतापूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों का निर्माण किया जाता है। दूसरा अगर बात की जाए, जैसे उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो आप देखा होगा पाकिस्तान के बीच जैसे लाहौर को दिल्ली से बाघा बॉर्डर जोड़ता है। तो जो बाघा बॉर्डर है बच्चों, ये एक अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग है। इसी का एक उदाहरण जो है हमारा, आपको पता ही होगा कि भारत जैसे नेपाल हो गया और बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये उदाहरण जो है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों के हैं। अब बात करते हैं बच्चों भारत के राष्ट्रीय महामार्ग की विशेषताएं। राष्ट्रीय महामार्ग का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवेज। इनकी विशेषताएं क्या होती है? पहली तो अगर बात की जाए, महामार्गों का जो निर्माण होता है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इनका अनुरक्षित किया जाता है। दूसरा क्या है बच्चों? इन महामार्गों का जो उपयोग है वो अंतर्राज्यीय परिवहन के रूप में भी किया जाता है, सामरिक क्षेत्रों के लिए भी किया। सामरिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? जो सैनिकों के लिए जो हथियार वगैरह होते हैं
तो इनको इन्हीं मार्गों के द्वारा या सेनाओं के लिए अन्य जो चीजें होती हैं वो इन्हीं मार्गों के द्वारा लाया और ले जाया जाता है। ये मार्ग बच्चों क्या करता है, राज्यों की राजधानियों को प्रमुख नगरों और महत्वपूर्ण पत्तनों और रेलवे स्टेशनों को क्या करता है बच्चों, जोड़ता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इन महामार्गों की, अगर लंबाई की बात की जाए बच्चों, तो 2008 से 9 में इन मार्गों की कुल लंबाई कितनी है बच्चों, आपका अगर बात की जाए बच्चों 70,934 थी। और ये मार्ग देश की कुल सड़कों का अगर बात की जाए तो 1.67% इन मार्गों का योगदान है। इन मार्गों का जो बच्चों रखरखाव जो होता है वो NHAI द्वारा यानी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जो महामार्गों का रखरखाव जो होता है। अब बात करते हैं बच्चों राष्ट्रीय महामार्ग, आखिर इनका विकास हुआ कैसे। जैसे जब भी हम राष्ट्रीय महामार्ग का ये बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। आपने इसके बारे में 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो बच्चों क्या करती है, इसकी अगर बात की, इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी है और ये 6 लेन वाली है बच्चों, 4 से 6 लेन वाली ये सड़क परियोजना है। ये क्या करता है बच्चों, बेसिकली हमारे भारत के 4 महानगर अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या करता है बच्चों, के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच जो समय होता है और दूरी होती है दोनों ही कम हो गई है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के कारण। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनकी जो दूरी है वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के कारण कम हो चुकी है। इसके साथ साथ इसमें कुछ गलियारे भी बनाए गए थे। जैसे अगर बात की जाए उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारा बनाया गया बच्चों। अगर बात की जाए दक्षिणी गलियारे का उद्देश्य क्या है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को क्या करना है बच्चों, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जोड़ना है, जो कितना लंबा है बच्चों, 4,016 किलोमीटर लंबे महामार्ग द्वारा जोड़ा गया है। दूसरा आता है बच्चों पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है हमारा, ठीक है, इसका उद्देश्य है असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ना। और बच्चों ये जो है 3,640 किलोमीटर लंबी मार्ग है, ठीक है। तो ये आता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसके साथ साथ बच्चों ये हमारे मानचित्र के लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है बच्चों राज्य महामार्ग या राज्य राजमार्ग। ये सड़कें क्या होती हैं बच्चों, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी होती हैं और जिला मुख्यालयों या अन्य जो गांव होते हैं उनको क्या करती है, राजधानियों से जोड़ती हैं। कुल सड़कों की लंबाई की अगर बात की जाए तो लगभग 4% हिस्सा राज्य राजमार्ग का है। अगर बात की जाए राजमार्गों का के निर्माण और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की होती है। एक अन्य सड़क होती है जैसे हम कहते हैं बच्चों जिला सड़कें। ये सड़कें जिला के मुख्यालय क्या करती है, जिले की अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ती हैं और उनके देश की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग बच्चों 60.83% हिस्सा हमारी जिला सड़कों का आता है। यहां से ज्यादातर कार्य किया जाता है। एक अन्य होता है बच्चों ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क प्रदान करती हैं। कहने का मतलब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं। अब भारत के कुल सड़कों की लंबाई की अगर बात की जाए 33.86% हिस्सा जो है वो ग्रामीण सड़कों का है। और अब बात करते हैं, एक आता है बच्चों सीमा सड़क संगठन। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था पहली बात तो ये सीमा सड़क संगठन जिसे हम BRO के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो स्थापना है वो 1960 में की गई थी और देश की उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सीमा से सही सड़कों के सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने और रक्षा तैयारियों को मजबूत प्रदान करने के लिए इन सड़कों का निर्माण कराया गया था। ये एक अग्रणी बहुमुखी निर्माण अभिक्रिया है बच्चों। इसने क्या किया है, अति ऊंचाई वाले जैसे पर्वतीय क्षेत्र हो गए, जैसे चंडीगढ़ हो गई, मनाली हो गई, लेह लद्दाख हो गया, इसको आपस में जोड़ा है सीमा सड़क संगठन ने और इन सड़कों का निर्माण कराया है। तो सीमा सड़क द्वारा कराई गई सड़कों का निर्माण को हम क्या कहते हैं, सीमावर्ती सड़कें भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करते हैं रेल परिवहन के बारे में। आप सभी को पता है कि भारतीय रेल की जो स्थापना है वो 1853 में हुई थी, और सबसे पहले जो रेल थी वो मुंबई से थाने चलाई गई थी, 34 किलोमीटर। और देश में भारतीय रेल सरकार का आपको पता है विशालतम उद्यम है। कहने का मतलब है हमारे भारत में क्या है, रेल का विशाल जाल है। और भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई बच्चों कितनी है, 66,030 किलोमीटर है। और ये मैं जो डाटा है आपको बता रहा हूँ 31 मार्च 2015 तक का, अब तो और बढ़ चुका है। और इतना विशाल आकार केंद्रीकरण रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है। और भारतीय रेल को बच्चों कितने 16 मंडलों में बांटा गया है। जब बच्चों हम मैप करेंगे, मानचित्र करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि जो इंडियन रेलवे जो है, भारतीय रेलवे है, उन किन 16 रेल मंडलों में बांटा गया है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों भारतीय रेल वर्ग। रेल वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हम लोग पटरियां देखें, आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि जो रेलवे होती है उसकी जो ट्रेन होती है, तो ट्रेन की जो पटरियां होती हैं उनकी जो है ना चौड़ाई में अंतर होता है। इसके आधार पे इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर बात की पहले आते हैं बच्चों बड़ी लाइन या बड़ी रेलवे लाइन, इसी हम क्या कहते हैं बच्चों, अगर बात की बड़ी रेलवे लाइन, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं जब दो पटरियों की मध्य की दूरी 1.616 मीटर होती है तो उसे हम बड़ी रेलवे लाइन कहते हैं। और 2016 में इनकी कुल लंबाई बच्चों 60,510 हो चुकी है। दूसरी आती है बच्चों मीटर रेलवे लाइन या मीटर लाइन। इसके अंदर क्या होता है, जब दो पटरियों की मध्य की दूरी अगर हम 1 मीटर होती है तो उसे हम मीटर रेलवे लाइन कहते हैं। और इसकी कुल लंबाई 2016 से अगर बात की जाए तो 3,880 किलोमीटर हो चुकी है। नेक्स्ट आता है बच्चों छोटी रेलवे लाइन। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, इसमें जब दो रेल हम बोल सकते हैं जब दो पटरियों की मध्य की दूरी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर के बीच होती है तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, छोटी रेलवे लाइन कहते हैं। और अगर बात की जाए 2016 में इनकी जो बात की जाए 2,297 किलोमीटर थी जो इनकी लंबाई थी। और ये ज़्यादातर आपने देखो पर्वतीय क्षेत्रों में इस छोटी रेलवे लाइन पाई जाती है। जैसे अगर आप कभी आप कभी शिमला मिला जाओगे तो इस प्रकार की ट्रेनें होती हैं जिन्हें हम मिनी ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी पटरियाँ जो छोटी छोटी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों भारतीय कोंकण रेलवे लाइन की विशेषताएं। पहले तो बात की जाए बच्चों, यह रेल मार्ग रोहा को यानी महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। और इसके साथ साथ ये 760 किलोमीटर लंबा है। जो कोंकण रेलवे लाइन है ये 700, इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। इसके साथ साथ यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है। इतना बड़ा रेलवे लाइन है ये। और इस मार्ग पर ही एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है जिसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर है। अब सोच सकते हो इतनी बड़ी रेलवे लाइन है ये। और इस परियोजना में कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र को भी शामिल किया गया है। बच्चों ये बहुत बड़ी रेलवे लाइन है भारत की, बहुत बड़ी। आप सोच सकते हो कि एशिया की सबसे बड़ी सुरंग इसी पे बनाई गई है। 2000 पुलों को पार करती है कोंकण रेलवे लाइन, तो सोच सकते हो कितनी बड़ी रेलवे लाइन है। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों भारतीय रेल की मुख्य समस्याओं की। तो अगर बच्चों भारतीय देखा जाए रेल की मुख्य समस्याओं को, तो आपने देखा होगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, जो रेल के जो डिब्बे, ठीक है ना, और वन प्रदेश व दलदलीय अगर बात की जाए क्षेत्रों में रेल मार्गों में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या होता है तथा नदियों पर पुल बनाना बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाता है। ठीक है, और भारतीय रेलवे की अगर बात की जाए तो उसका जो ढांचा है बच्चों काफी तक पुराना हो चुका है और ये काफी बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ इसमें बच्चों आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी रख सकते हो। जैसे अगर बात की जाए यहाँ स्वास्थ्य जैसे सफाई का भी कमी होती है। ठीक है, साफ सफाई का यहाँ अभाव होता है। ठीक है ना, और इसके साथ साथ यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हमारे भारतीय रेलवे की हैं। अब बात करते हैं बच्चों देश की प्रगति में रेलवे का क्या योगदान है।
ठीक है ना, हमने बुरा, हम तो कमियां तो चलो बात कर ली, लेकिन फिर भी तो हमारे देश की तरक्की तो हुई है ना। तो हमारे देश की तरक्की में रेलवे का क्या योगदान है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, अगर बात की जाए भारतीय रेल जाल, अगर बात की जाए विश्व का सबसे लंबा रेल जालों में से एक है। और देश की आर्थिक विकास बच्चों हमारे भारतीय रेल पे टिका हुआ है। रेलों द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, कोयला सबसे अधिक ढोया जाता है। इसके अधिक भार कच्चे माल की ढुलाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारे रेल द्वारा ही की जाती है। जो कच्चा माल होता है ना बच्चों, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारे रेल के द्वारा ले जाया जाता है। और रेल क्या करता है, वो जो माल तैयार हो जाता है ये बाजारों तक पहुंचाता है। इसके साथ साथ क्या करता है बच्चों, विदेशों से जो हम सामान को लाते हैं उसे देश के आंतरिक भागों या बाजारों तक ले जाने में किसकी भूमिका होती है बच्चों, हमारे रेलवे की भूमिका होती है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, रेल यात्रियों व माल और भारी वस्तुओं को दूर दराज के स्थानों तक ले जाती है ट्रेन। और साथ ही कृषि व उद्योगों के विकास के लिए बच्चों क्या है, या हमारे आर्थिक विकास में भी काफ़ी आवश्यक है हमारी भारतीय रेल। तो रेलवे के ये सारे हमारे महत्वपूर्ण योगदान हैं, या इन्हें हम कह सकते हैं बच्चों, इनकी विशेषताएं भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों जल परिवहन के बारे में। हमने रेल परिवहन के बारे में बात तो कर ली, अब बात करते हैं जल परिवहन के बारे में। तो जल परिवहन बच्चों क्या करता है, भारी जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उसको इसमें क्या होता है, भारी वस्तुएं और यात्री और सेवाओं के लिए क्या होता है, ये सबसे अच्छा साधन और सस्ता साधन है। ये परिवहन का ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल मोड है। कहने का मतलब बच्चों क्या है, ये परिवहन मतलब इसके अंदर जैसे जल परिवहन में ईंधन की कम खपत होती है, और ईंधन की कम खपत होगी तो पर्यावरण में पोल्यूशन तो होगा ही नहीं। ये इसकी विशेषताएं हैं। और जल परिवहन मैंने बताया था बच्चों आपको दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतःस्थलीय जल परिवहन और एक होता है महासागरीय जल परिवहन। अंतःस्थलीय मतलब नदियों के माध्यम से होने वाले परिवहन को अंतःस्थलीय जल परिवहन कहते हैं, और महासागरों के माध्यम से होने वाले परिवहन को हम महासागरीय परिवहन कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, आखिर हमने इसके बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग वायु परिवहन के बारे में। आखिर वायु परिवहन क्या है। तो आपसे क्या होता है, वायु परिवहन माल और यात्रियों की सबसे तेज गति से आवाजाही को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की काफ़ी सुविधा देता है। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि जो वायु परिवहन है वो परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है, क्योंकि ये वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही कम समय में ले जाता है। और ये लंबी दूरी या उन क्षेत्रों के लिए अच्छा है जहां असमान इलाके हैं, ये जलवायु स्थितियां अनुकूल नहीं है, वहां भी इसे पहुंचाया जा सकता है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत बच्चों 1911 में इलाहाबाद से की गई थी बच्चों। इलाहाबाद से नायर के लिए जोड़ी गई थी, जो 10 किलोमीटर की हवाई जहाज संचालन से हुई थी। भारत में अगर बात की जाए 11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं बच्चों, 86 घरेलू हवाई अड्डे हैं और 29 जो बच्चों हैं सिविल जो हवाई अड्डे हैं, और 126 हवाई अड्डा का प्रबंध करता है हमारा वायु परिवहन। भारत में कुल देखा जाए तो 126 वायु परिवहन है या एयरलाइन वायु की अगर बात की जाए जगह है। इसी में बच्चों एक आता है मुक्त आकाश नीति। तो बच्चों मुक्त आकाश नीति जो है वो भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1992 में चलाया गया था। इसके अंदर भारतीय निर्यातकों को मदद देना था। इसके अंतर्गत क्या था, जो भारतीय निर्यातक थे, ठीक है ना, जो वस्तुओं को दूसरे देशों में बेचा करते थे उनको लाभ पहुंचाना था। इसके अंतर्गत विदेशी निर्यातक भी क्या कर सकते थे, कोई भी जो मालवाहक है या वायुयान है वो देश में ला सकते थे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। तो इसी को बच्चों हम मुक्त आकाश नीति कहते हैं। इसी में एक बच्चों की और याद रखना, एक शब्द होता पवन हंस। पवन हंस का अर्थ क्या होता है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन जब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जहाज के द्वारा, ठीक है, जो हेलीकॉप्टर होता है उसके द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उसे हम पवन हंस कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों तेल और गैस पाइपलाइन जो है, तेल और गैस पाइपलाइन के बारे में। तो पाइपलाइन लंबी दूरी पर तरल पदार्थ, अगर बात की जाए तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है। और इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर बात की जाए ठोस पदार्थ भी यहाँ से, जो ठोस पदार्थों को हम तरल पदार्थों में बदलकर आसानी से ले जा सकते हैं कुछ पदार्थों को। और अगर बात की जाए ऑल इंडिया लिमिटेड
क्या करती है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की थी, और उत्पादन और परिवहन के लिए क्या होता है बच्चों, ऑल इंडिया लिमिटेड ही जिम्मेदार है, क्योंकि इसी ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया है पाइपलाइन परिवहन का। अब बात करते हैं बच्चों, आखिर पाइपलाइन परिवहन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला तो बच्चों क्या है कि किसी भी प्रकार की जलवायु में धरातल पर आसानी से बिछाई जा सकती है, चाहे कोई भी जलवायु हो आसानी से बिछाई जा सकती है। दूसरा है, लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, और इससे समय की बचत होती है, और पॉल्यूशन यानी प्रदूषण तो होता ही नहीं है पाइपलाइन परिवहन से, और ये तरल तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए काफी ज्यादा बेहतर है, और इसको एक बार पैसा लगाना है और पूरे साल भर क्या है बच्चों इसमें लाभ कमाना होता है। तो ये होती है पाइपलाइन परिवहन की विशेषताएं। अब बात करते हो बच्चे कि संचार के साधन, पहले संचार क्या होता है पहले बात करते हैं। तो संचार क्या होता है बच्चे, जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है दो व्यक्तियों के बीच या बहुत सारे लोगों के बीच, या सूचनाओं के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। और संचार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चों सार्वजनिक संचार और एक होता है व्यक्तिगत संचार। अगर बात की जाए व्यक्तिगत संचार की, तो जब दो व्यक्तियों के बीच होने वाले संचार को हम व्यक्तिगत संचार कहते हैं, अर्थात जब दो पक्षों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संचार कहते हैं। और इसका माध्यम क्या हो सकता है बच्चों, जैसे आपका दूरभाषा हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, तार हो सकता है, फैक्स हो सकता है, ईमेल हो सकता है। तो ये व्यक्तिगत संचार के उदाहरण है। दूसरा आता है बच्चों सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब क्या हो, एक को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचानी, सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन सूचनाएं पहुंचानी है, ठीक है। जैसे आपका रेडियो हो गया, टेलीविजन, सिनेमा, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और जनसभाएं, ठीक है ना, और सम्मेलन, ये सभी सार्वजनिक जो संचार है उसके साधन है। तो बच्चों ये है हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर का वीडियो। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारे टॉपिक्स क्लियर करने की। अगर कुछ रह गए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।